अभी हम आएंगे बेटा सौर परिवार पर, सोलर सिस्टम पे आएंगे तो आपको हम बताएंगे कि ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह बने कैसे, आंतरिक ग्रह कौन है, बाह्य ग्रह कौन है, पार्थिव ग्रह कौन है, जोवियन ग्रह कौन है, काहे इनको ये सब कहते हैं, सब पढ़ेंगे। तब आगे बढ़ेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। बहरहाल तो लिख लो बेटा, पहला 1 2 3 1 के नीचे लिखिए। पहला 70% लगभग क्या बेटा, हाइड्रोजन। तो एक औसत जो तारा होता है बेटा, उसमें लगभग 70% क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, जैसे हमारा जो सूर्य है, नहीं, इसमें 71% हाइड्रोजन है, तो 1% ज्यादा है ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो थोड़ा नया है, आधुनिक है। अरे गाड़ी की टंकी में आपकी ईंधन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कम चले हैं, गाड़ी की टंकी में ईंधन अगर काफी कम हो गया तो इसका मतलब आप ज्यादा चले हैं तेल भराने के बाद। तो ईंधन ही तो है हाइड्रोजन, और क्या है। अगर जिस तारे के पास ईंधन अभी ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसकी उम्र कम है, और जिस तारे के पास हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब उसकी उम्र ज्यादा है। सूर्य को हम लोग कहते हैं कि एक नया तारा है, अपने बाल्यकाल में है, अभी 1% इतना गुल खिला रहा है ना। आगे बढ़े, ये औसत है बेटा, इन जनरल है, हर तारे में इसी के इर्द गिर्द होगा, आसपास होगा। आगे 28% हीलियम। लगभग कितना बेटा, 28% हीलियम। सूर्य में 28% नहीं है, 26.5% है। तो हीलियम कम का मतलब क्या है कि अभी कम हाइड्रोजन फ्यूज हुई है, फ्यूज होती तो हीलियम बढ़ता। आगे बेटा 1.5%, 1.5% क्या बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन एंड नियॉन। ठीक है, आगे 0.05%, 0.05%। 0.5%, 0.5 नहीं, 0.5% क्या है, लौह समूह के भारी तत्व। तो राइटिंग वाइटिंग भी थोड़ा ठीक कर लो इसी बहाने, नहीं तो फिर आगे दुर्दशा बड़ी हो जाएगी। तो राइटिंग ठीक करिए। कॉपी हमेशा जब भी यूज करें, प्लेन पेपर वाली कॉपी यूज करें, लाइन वाली कॉपी यूज ना करें। अगर है तो इसको यूज कर लो, लेकिन अगली बार से कॉपी खरीदिए तो फिर प्लेन पेपर वाले खरीदिए। ठीक है बेटा, अभी से धीरे धीरे तैयारी करो। हर तारे में एक यूनिवर्सल फेनोमेना है बेटा, एक सार्वभौमिक गुण है हर तारे में, वो ये है कि हर तारे से प्रकाश निकलता है, रोशनी निकलती है। तारे की परिभाषा भी यही है, उसके अंदर नाभ की संलयन हो, उसके अंदर खुद का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश जिसके अंदर है वो तारे हैं। तो ये स्वयं जो प्रकाश उत्पन्न होता है, एक दिन आपसे हमने सरसरी नजर से चर्चा किया था, लेकिन आज तो बात करेंगे आपसे कि आखिरकार ये कहानी वहां हो कैसे जाती है, वहां तारे बन कैसे जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा एक दिन मैंने आपको आइडिया दिया था परमाणु ऊर्जा के बारे में, भूल भी तो जाते हैं आप, एटॉमिक एनर्जी। तो मैंने कहा कि परमाणु ऊर्जा बड़ी इफिशिएंट एनर्जी है बेटा, बहुत बढ़िया ऊर्जा है, ज्यादा क्षमता वाली ऊर्जा है। तो परमाणु ऊर्जा दो तरीके से मिलती है हम लोगों को, एक नाभिकीय संलयन से, एक नाभिकीय विखंडन से। क्लियर है। विखंडन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यूरेनियम का, संलयन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन का। आपने सुना होगा कि जैसे जब परमाणु बम हम लोग बनाते हैं तो अमूमन यूरेनियम का या थोरियम का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बम जब भी बनाया जाता है तो हाइड्रोजन का ही प्रयोग करना होता है। हाइड्रोजन बम की दो ही अनिवार्यता है, अगर ये दो काम किसी देश को आता होगा वो हाइड्रोजन बम बना लेगा। पहली अनिवार्यता यह है कि हाइड्रोजन गैस होना चाहिए, जो हर जगह है। हाइड्रोजन गैस का कहीं कोई तकलीफ नहीं है, तो सड़कों पे आप देखते हो गुब्बारे बेचते हैं हाइड्रोजन गैस वाले, तो हाइड्रोजन गैस होना चाहिए। लेकिन दूसरी जो शर्त है वही परेशान कर देती, हाई टेम्परेचर।
10 पावर 9, 10 पावर 10 केल्विन रेंज का टेम्परेचर चाहिए, और इतना टेम्परेचर बना पाना धरती पे बहुत ही मुश्किल है। क्लियर है बेटा? तो धरती पे इस समस्या का समाधान हम लोगों ने ढूंढ लिया, परमाणु बम। तो हाइड्रोजन बम को दागने के लिए पहले परमाणु बम दागा जाता है, जिसको कहा जाता है फ्यूजन ट्रिगर। वो फ्यूजन को ट्रिगर कर देता है, तो टेम्परेचर इतना हाई कर देता है कि फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। फिर असली धमाका बाद में, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बम कहते हैं। एक बात तो समझ में आ गई कि नाभिकीय संलयन के लिए दो चीज जरूरी है। पहला क्या बेटा? हाइड्रोजन गैस, और दूसरा हाई टेम्परेचर। अब चलिए आकाशगंगा में एक शर्त तो वहां पूरी हो रही, एक कंडीशन तो पूरी हो रही कि हाइड्रोजन गैस तो है भैया, लेकिन इसमें जो दूसरी शर्त है वो तकलीफ दे है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत शीतल है, बहुत ठंडा है, यूनिवर्स का टेम्परेचर काफी कम है। फिर वो टेम्परेचर कहां से चला आया? क्योंकि बिना टेम्परेचर आए नाभिकीय संलयन शुरू नहीं हुआ होगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? नाभिकीय संलयन के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक हाइड्रोजन और एक हाई टेम्परेचर, यानी उच्च ताप। तो ये तो वहां है, ये नहीं है। धरती पे इस कमी को पूरा करते हैं हम लोग परमाणु बम दाग के। परमाणु बम को दागते हैं, उतना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता, तो इसकी दोनों शर्तें पूरी हो जाती है, नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता। अब समस्या ये हो गई हम लोगों की कि आकाशगंगा में कौन परमाणु बम दागा, क्योंकि अगर वहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो नाभिकीय संलयन कैसे शुरू हो गया? तो टेम्परेचर तो बढ़ा होगा, और बड़ी मजेदार बात है कि वहां पे तापमान काफी कम है ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ही टेम्परेचर काफी कम है और वो बढ़ता ही नहीं। तो ये कहां से आया होगा? बस इसी को थोड़ा समझना है, और इसको आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है तारे का जन्म हो जाएगा, कोई बहुत परेशानी नहीं है। और तारों के जन्म का पूरा एक फेज है, पूरा एक सिस्टम है, जो आपको हम अभी बताएंगे कि कैसे कैसे तारे का जन्म होता है। कभी पंप से हवा भरा होगा तो बैरल गर्म होती है, पंप की पाइप गर्म हो जाती है। वो गर्म इसलिए नहीं होती कि फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। जैसे दिमाग में यही आता है कि बार बार पंप को हम चलाते हैं तो घर्षण होता है, जिसकी वजह से गर्म होती है। नहीं, घर्षण का कुछ हिस्सा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जितना तेज गर्म होता है, आजकल जो चाइनीज पंप है ना बेटा, मार्केट में उपलब्ध है, इसमें कार वार में भी हवा भर सकते हो आप, बहुत तेज गर्म होता है। छू के देखना, लगेगा कि अरे इतना हाई टेम्परेचर कैसे हो गया इसका। सिर्फ ये कि जब गैसों को कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कंप्रेस एयर जो होती है वो गर्म हो जाती है। अब वो सब मत पूछना कि काहे गर्म हो जाती है, लेकिन जब एयर को कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। न बाहर से उसने ताप लिया, न उसने बाहर ताप दिया, उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो ज्योग्राफी में आगे आप लोग पढ़ते हैं, इसको कहते हैं एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज, और ऊर्ध्वश्म ताप परिवर्तन। वर्षा वर्षा जो भी होता है ना, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वश्म ताप परिवर्तन होता है। वो सब कभी आएगा टॉपिक, तो हम बात करेंगे। अब चलते हैं बेटा कि वहां आखिर ऐसे कैसे हुआ, तो जरा समझने की कोशिश करिए। एक आकाशगंगा में जो निहारिका है उसमें हाइड्रोजन गैस का डेंस क्लाउड है, घने बादल हैं, और आपने एक ग्रेविटेशन का फार्मूला पढ़ा है कभी, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर m1 एंड m2 दो मास है जिनके बीच की दूरी r है। इसके बारे में आपने पढ़ा है कभी कि इनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वह उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है ना। F is directly proportional to m1 m2 and F is inversely proportional 1 upon r। दोनों को जोड़ दिया तो ये दिखा, r मतलब r स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। इससे क्या समझ में आया, आप बताओ बेटा?
जैसे ये क्या कह रहा है, कुछ कहानी कह रहा है, कोड भाषा में है कहानी, उस कहानी को आपको समझना है ये क्या कह रहा है। और हमने इस कहानी की दो हिस्से अलग अलग कर भी दिए। तो ये कह रहा है कि अगर द्रव्यमान बड़े होंगे तो गुणनफल भी बड़ा होगा, तो बल भी ज्यादा होगा, यानी बड़े द्रव्यमान के बीच में बल ज्यादा लगता है। दूसरा ये कह रहा है कि इनकी दूरी अगर कम होगी तो बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि उल्टा संबंध है, दूरी ज्यादा तो बल कम, दूरी कम तो बल ज्यादा। ये समझ में आ रहा है? दोनों को मिला के फार्मूला क्रिएट किया गया, जहां जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका मान हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो एक बात मुझे बताइए कि वहां असली खिलाड़ी जो हो गया बेटा, वो ग्रेविटेशन हो गया। वो करता क्या है? ये देखो, हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की है। अरे तो पढ़ाई है कि बहुत हल्की गैस है। हल्की है, उसका द्रव्यमान जीरो तो नहीं है ना? ये जीरो है? नहीं, जीरो नहीं है, कुछ है। लेकिन बल्क में अगर हाइड्रोजन गैस है, बहुत ढेर सारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस है, तो कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। सूर्य हाइड्रोजन गैस से ज्यादा बना हुआ सूर्य का द्रव्यमान नहीं है, है ना? तो हाइड्रोजन गैस अगर बल्क में रहेगी, ज्यादा मात्रा में रहेगी, कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। और हाइड्रोजन गैस के भी अणु का कोई ना कोई मास तो जरूर होगा, कम हो चाहे ज्यादा हो, हाँ या ना? तो जाहिर सी बात है कि अब एक अणु दूसरे पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। वो कम लगाए ज्यादा लगाए वो अलग चीज है, बल तो लगेगा। और जो गुच्छे में हाइड्रोजन गैस है, तो आपने कभी पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉल है या कोई इस तरह की स्फेरिकल चीज है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र बीच में होता है, जिसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। एक खाली गोला भी है ना, खाली बीच में खाली है, और लोहे का एक बॉल है, तो भी उसका सेंटर मास बीच में ही होगा, जबकि बीच में कोई पदार्थ भले ना हो। तो एक बात मुझे बताइए कि सारे के सारे हाइड्रोजन गैस का जो खिंचाव हो रहा है वो सेंटर की ओर हो रहा है, हो रहा है। अब होता यह है कि कुछ न कुछ अंदर की ओर खिसकते हैं। ग्रेविटेशन है तो कुछ न कुछ इनको खींचेगा। जब इनको खींचेगा तो एक चीज घट जाएगी, क्या? आर। करीब करीब आ जाएंगे ना। द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन कम क्या होगा? आर। और आर जैसे ही कम होगा, बल बढ़ जाएगा। द्रव्यमान अगर कांस्टेंट है, दूरी ही खाली घटती जाए तो बल बढ़ता चला जाएगा। बोल नहीं रहे? बल बढ़ गया, और करीब आएंगे, फोर्स ज्यादा हो गया, और करीब, फिर बल और बढ़ा, यानी अब गुरुत्वाकर्षण खेल खेलना शुरू करता है और पूरे हाइड्रोजन गैस को और कंडेंस बॉल में कन्वर्ट करता चला जाता है। यानी अब पूरा स्फेरिकल उसको फॉर्मेट में बना देता है, तारा वारा नहीं बना। अभी हाइड्रोजन गैस के गुच्छा बन गया जो स्फेरिकल हो गया, और गुरुत्वाकर्षण उसको हमेशा किधर खींच रहा है? केंद्र की ओर। और वो रुकने वाला है क्या? नहीं रुकेगा। दूरी घटती जा रही है, बल बढ़ता जा रहा है, ये प्रक्रिया चल पड़ी। और गुरुत्वाकर्षण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो आप कारगुजारी कर रहे हो इससे होगा क्या, कुछ भी हो, उसका वो काम है, वो करेगा। अब होती क्या है बेटा कि सेंटर पे हाइड्रोजन गैस कंप्रेस होना शुरू होती है, और ये कंप्रेशन उसका बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि कोर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण अपने कार्य को रोकता नहीं है। बढ़ते बढ़ते कोर में इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है, और थामे कौन? उनको पकड़ा कौन है? भागने नहीं दे रहा है गुरुत्वाकर्षण। वो गैसों को भागने नहीं दे रहा है, कंप्रेस कर रहा है, कोर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उसके अंदर नाभिकीय संलयन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अभी विस्फोट नहीं होता। नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो गया, उसमें विस्फोट हो जाना चाहिए, एनर्जी अब निकलेगी ना, लेकिन गुरुत्वाकर्षण उसको थामे हुए है कि ना, भागने नहीं देंगे किसी को। तारे का जन्म हो जाता है, और गुरुत्वाकर्षण होता है बड़ा ढीठ। अब जानते हैं उसमें दो फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं। एक अंदर जो नाभिकीय संलयन हो रहा है वो तारे को विस्फोट करके उड़ा देना चाहता है, और एक गुरुत्वाकर्षण है जो उसको और केंद्र में खींच लेना चाहता है, और दोनों बल हो गए संतुलन में। तारे की डिजाइन फिक्स हो गई, न वो घटेगा न वो बढ़ेगा,
ना विस्फोट से उड़ेगा। ये दोनों काम कौन कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रहे हैं। फ्यूजन उसको उड़ा देना चाहता है, गुरुत्वाकर्षण कहता है मेरे रहते रहते तो नहीं होगा ये। वो हमेशा केंद्र की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस कोशिश को रोक रहा है कौन? नाभिकीय संलयन। लेकिन एक बात मुझे बताओ ना, गुरुत्वाकर्षण बड़ा धैर्यवान होता है, वो इंतजार करता है कि कब तक बचाएंगे ये। कौन? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में होगा क्या? हर क्षण हर पल हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल रही है ना बेटा। सूर्य में करोड़ों टन हाइड्रोजन हर क्षण हीलियम में बदल रही है, तो एक न एक दिन हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी ना आपकी। वो दिन चाहे जब आए। सूर्य के बारे में कहा जाता है कि 11 अरब साल लगेगा। 11 अरब साल लगे, 111 अरब साल लगे, करोड़ों अरब साल लगे, लेकिन वो समय तो आएगा ना कि जब आपकी सभी हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाएगी, तो फिर एक बार गुरुत्वाकर्षण अपने फॉर्म में आता है और कहता अब कौन बचाएगा, और फिर कंप्रेशन शुरू करता है। ये बीच में जो कंप्रेशन रुका था, किस कारण रुका था? नाभिकीय संलयन के कारण। और नाभिकीय संलयन अंतहीन प्रक्रिया नहीं है। एक न एक दिन हर तारे का नाभिकीय संलयन बंद होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो वही इंतजार कर रहा है इत्मीनान से कि जरा काम तो बंद होने दो, फिर बताते हैं। और जैसे संलयन समाप्त होता है, फिर संकुचन चालू हो जाता है, और इतना संकुचन होता है कि एक तारे में विस्फोट, और इसको कहते हैं सुपरनोवा, तारे की मृत्यु। ये गुरुत्वाकर्षण ही बेटा असली खिलाड़ी है, लेकिन बीच में व्यवधान डालता है कौन? नाभिकीय संलयन। तो कुछ आइडिया लगा? अभी कहानी लिखाएंगे नहीं बेटा, संभव नहीं है लिखाना, उचित नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ना कि एक तारे का जन्म सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण उसका मेन फैक्टर होता है। वो गैसों को कंप्रेस करता है, जिससे कोर में टेम्परेचर बढ़ना लगता है। अचानक नहीं बढ़ जाता, इसमें भी करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है ना, और गुरुत्वाकर्षण है कि अपना काम किए जा रहा है। गैस को आवरण में बांधे हुए, भागने कोई दीवार नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई आवरण नहीं जो गैसों को रोका गया। गुरुत्वाकर्षण अप्रत्यक्ष आवरण घेर के रखा हुआ। अरे भाई एक बात मुझे बताओ, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, तो गैसों को क्या किसी दीवार उवार बना के घेर के बैठे हैं? लेकिन घेरे हैं ना, उनको अप्रत्यक्ष दीवार से घेरे हैं, और गुरुत्वाकर्षण की दीवार है जो किसी गैस को भागने नहीं देगी धरती से। तब जबकि धरती 1 लाख किलोमीटर की गति से भाग रही है, लेकिन गैसों को नहीं भागने दिया जा रहा, क्योंकि उनको गुरुत्वाकर्षण रोक के रखा है। बस यही करता है वो वहां पे। क्लियर है बेटा? लेकिन एक तारे का जीवन, माने उसका जीवन कैसे होता है, उसके चरण हैं। जैसे हम लोगों के जीवन के कैसे चरण हैं? 4। कौन कौन से? आप बोल दो भैया। सब ज्ञान है बेटा, कुछ भी पूछ लेंगे आपसे, इसी बहाने चलो थोड़ा याद आ जाए। हिंदू धर्म में जो हम लोगों का जीवन है वो 4 चरणों में बांटा जाता है। पहला हम बता रहे हैं, हाँ, कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला क्या है बेटा? 25-25 साल में बांट दिया ना। 100 साल हम मान लेते हैं, तो 25-25 के चरणों में बांट दिया। तो 25 साल तक कौन सा है बेटा? ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, गुरु के शरण में रहते हैं। फिर गृहस्थ आश्रम 50 साल तक। फिर वान मत बोलो, पूरा बोलो ना। वानप्रस्थ आश्रम, इसमें क्या करते हैं? नो, नहीं, घर में ही रहते हैं, लेकिन भौतिक चीजों से अब बचने लगते हैं, है ना, कटने लगते हैं, मोह माया से थोड़ा दूर होने लगते हैं। 75 साल में अब निकल लो जंगलों में, और वहीं जीवन का अंत करेंगे। क्लियर है? वैसे प्रणाली आज नहीं, गनीमत है। नहीं तो 75 साल होते ही बच्चे लोग कहने लगते हैं, अरे कब जा रहे हो आप भाई? तो घरों में ही रहते हमारे बुजुर्ग। ऐसे ही तारों का जीवन, उनका भी जीवन बांट लिया गया।
तो लिख लेना बेटा, क्रम से लिखना, एक के नीचे एक, और जहां जरूरी होगा मुझसे पूछना, हम उसकी पहले लिख लो फिर हम व्याख्या कर देते हैं, है ना। लिखना पहला, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलेंगे बेटा, है ना। आप दोनों लिखना अगल बगल में। पहला लिखें गैस मेघ, गैस मेघ, मेघ माने बादल, ये उसका पहला है बेटा, यानी गैस क्लाउड। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, गैस क्लाउड। दूसरा, पहला ये चरण होगा, उसके बाद तारा जो बढ़ेगा उसका अगला चरण होगा भ्रूण तारा, भ्रूण तारा, एम्ब्रियो स्टार कहते हैं। भ्रूण तारा हो गया बेटा, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ध्यान रखना अभी ये तारा बना नहीं है, लेकिन तारे का भ्रूणावस्था हो गई है, माने रेडी है। अगला बेटा नाभिकी दाह, अगला क्या है बेटा, नाभिकी दाह, इंग्लिश में लिखो न्यूक्लियर बर्निंग। मतलब समझ पा रहे हैं कि संलयन अब प्रारंभ हो गया, क्लियर है। फिर अगला चरण इसका आएगा परिपक्वता, मैच्योरिटी। अगला चरण क्या होगा बेटा, परिपक्वता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, तारा सबसे अधिक समय तक इसी फेज में रहता है, हाँ, परिपक्वता की अवस्था में उसका जीवन ज्यादा चलता है, ठीक है। अगला रक्त दानव, रेड जाइंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, रेड जाइंट कहते हैं। स्पेलिंग बोल रहे हैं बेटा, लिख ले रहे हो ना, संकट होगा तो पूछना, हम खड़े हैं आपके सामने। रेड जाइंट, यहां तक पहुंच गए, अब बुढ़ापा है भैया, है ना। आगे सुपरनोवा, सुपरनोवा, हिंदी इंग्लिश किसी में यही लिखना होगा आपको। सुपरनोवा माने अंतिम संस्कार, तारा खत्म हुआ, क्लियर है। ये किसी तारे के जीवन के चरण है बेटा। अब हर चरण में क्या होता है, नाम ही बता रहा है कहानी। गैस में जब गैस कॉन्सेंट्रेट करना शुरू हो जाती है, गुच्छा बनाना शुरू हो जाती है, तो उसको गैस में कह देते हैं। जब वो गुरुत्वाकर्षण एक उसको डिजाइन दे देता है स्फेरिकल, तो भ्रूण तारा। लेकिन अभी उसके अंदर नाभिकीय संलयन प्रारंभ नहीं हुआ, फिर वो कंप्रेस करते 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 उस लेवल पे लेके चला आता है कि अंदर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि नाभिकीय संलयन जब शुरू हो जाएगा तब तो टेम्परेचर ऐसे ही रेज हो जाएगा। सूर्य के कोर में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है जहां नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो टेम्परेचर जब एक बार बढ़ गया, संलयन शुरू हो गया, तब तो टेम्परेचर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संलयन बढ़ता है शुरू में, यानी अचानक फुल पीक पे नहीं आता, शुरू होता है फिर धीरे 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 वो रेज होकर अपने पीक पे आता है। सूर्य की उष्मा अभी अपने पीक पे नहीं आई है, यानी सूर्य को जितनी उष्मा अभी देना है उतना अभी वो फुल फॉर्म में नहीं दे रहा है, अभी वो देगा। और फुल फॉर्म में अभी हम दूसरी दुनिया में चले जाए तो गड़बड़ा जाएगा, अभी सब्जेक्ट पे बने रहना है। लेकिन इतना जरूर है कि सूर्य की उष्मा अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी वो बाल काल में है, ठीक है। अभी तेज होगी, और जब तेज होगी तो ऐसे ही धरती रहने लायक नहीं होगी। वैसे ऐसे भी धरती रहने लायक नहीं बना रहे हैं, हम कुछ खुराफात कर रहे हैं धरती पर, है ना भैया। बारह तो जब ये हो जाएगा, मेच्योरिटी में चला आएगा ना बेटा, यानी फुल फॉर्म में जब उसके अंदर नाभिकीय संलयन शुरू होने होगा तो लंबे समय तक रहेगा उसमें। फिर क्या होगा, धीरे 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 समस्त हाइड्रोजन गैस फिनिश, और उसमें हाइड्रोजन गैस की सप्लाई नहीं ना हो रही कहीं। एक बात मुझे बताइए, आपकी गाड़ी की टंकी चाहे जितनी बड़ी हो, एक टैंकर बांध के चलो पीछे, वो भी मान लेते हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो तेल खत्म होगा ना। अगर तेल नहीं भरा रहे हो तो तारे का जो फ्यूल है वो तो फिक्स हो गया, अब वो फ्यूल जल रहा है,
तो एक न एक दिन वो फ्यूल तो खत्म होना ही है अगर बाहर से सप्लाई नहीं हो रही है, और बाहर से सप्लाई नहीं हो रही है, वो गुच्छा बन गया, फ्यूल का गुच्छा बन गया है, वो गुच्छा खत्म होगा, और खत्म होता है लास्ट में किसको बेटा? सुपरनोवा। तो सुपरनोवा बड़ा जरूरी है, हेडिंग फिर से बना लीजिए, थोड़ा 2 लाइन लिखवा देते हैं। लिखें, नाभिकीय संलयन के ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है भैया, छोटी छोटी चीजों में सतर्क रहिएगा। किसी तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? मैंने 2-3 दफा देखा है, उसके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, और कुछ भी नहीं। नाभिकीय संलयन होता है जिसे तारे से ऊर्जा निकल रही होती है। आगे लिखो बेटा, किसी तारे में नाभिकीय संलयन के कारण धीरे धीरे उसकी समस्त हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे उसकी सभी या समस्त हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा? समाप्त होती है। क्लियर है? तारे में पुनः संकुचन प्रारंभ होता है। किसके कारण? देखो, गुरुत्वाकर्षण कहीं गया नहीं है, गुरुत्वाकर्षण को न्यूट्रलाइज किया गया है। नहीं समझ पा रहे हैं? वो खत्म थोड़ा ही हुआ था, उसको रोका है किसी ने, कहा रुक जाओ भाई, ताकत हम लगा रहे हैं तारे को उड़ा देने के लिए, और गुरुत्वाकर्षण कहता उड़ाने नहीं देंगे, इसकी आकृति को बिगाड़ने नहीं देंगे। वो थामे रहता है और धैर्य से इंतजार करता है उस पल का जब नाभ की संलयन खत्म होगा, क्योंकि वो कार्य तो फिर जारी हो जाएगा ना। अभी तो रोका गया है, खाली खत्म थोड़ी हुआ है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन जब नाभ की संलयन खत्म होता है तो फिर स्टार्ट हो जाता है। लिख लें, समस्त हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है। लिख लिया बेटा? हाँ, गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे में पुनः संकुचन प्रारंभ हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे में पुनः क्या बेटा? पिक्चर क्लियर दिखनी चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर भ्रम हो रहा है तो मैं अभी खड़ा हूं आपके सामने। क्लियर है ना बेटा? संकुचन प्रारंभ होता है तथा तारे में विस्फोट हो जाता है। लिख लिया बेटा? संकुचन प्रारंभ होता है तथा तारे में एक विस्फोट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी ज्योत्सना यानी चमक हजारों गुना बढ़ जाती है। हजारों गुना क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है, तथा तारा समाप्त हो जाता है। तारे के रूप में उसका अंत, यानी अब चमक उमक जो भी निकल रही थी वो खत्म। क्लियर है? तो तारा पैदा भी हुआ, मर भी गया 10-15 मिनट में। ना, सूर्य की उम्र 11 अरब वर्ष है, अनुमानित उम्र है। 5 अरब वर्ष लगभग बीता है ना? तो इसीलिए कहते हैं ना, कभी तो आधे भी नहीं पहुंचा है तो आधा पहुंचेगा। लेकिन एक बात ध्रुव सत्य है कि सूर्य भी मरेगा एक दिन, 100% गारंटेड है। वो वैसे ही जैसे इस बात की गारंटी है कि हम सब लोग मरेंगे। खराब लग रहा होगा सुन के, लेकिन हकीकत ये है कि मरना सबको है। वक्त वक्त की बात है, कब कौन मरेगा ये अलग बात है। हर तारा इस ब्रह्मांड में, आपको जितने तारे दिख रहे हैं सबको जाना होगा, सब खत्म होंगे, तो ये भी खत्म होगा। तो इसी को लेके बड़ा चिंता में है कि अरे कि खत्म हो जाएगा तो फिर तो लगता है कि 24 घंटा बल्ब ही जलाना पड़ेगा, और सोलर रोलर एनर्जी तो खत्म कहानी है ना? नहीं नहीं, कहानी तो पहले आपकी खत्म होगी। वो ऐसे खत्म होगी कि अभी आपने एक लाइन पढ़ा कि जब सुपरनोवा होगा तो ज्योत्सना हजारों गुना बढ़ जाएगी। थोड़ी देर के लिए चमक बहुत तेज बढ़ जाती है। वो विस्फोट जैसे बम का विस्फोट होता है, तो कुछ क्षण के लिए बहुत तेज रोशनी और धमाका
ऐसा ही होगा कुछ क्षणों के लिए, और फिर हमेशा के लिए खामोशी। तो कल्पना अगर करिए कि सूर्य में सुपरनोवा होता है और सूर्य अपनी चमक को लाखों गुना बढ़ा देता है, फिर आपका क्या होगा? जिस स्थान पे 1 डिग्री का टेम्परेचर होगा वहां 1 लाख डिग्री का टेम्परेचर होगा। अरे भाप बन उड़ जाएगी धरती। ये चिंता की बात नहीं है कि रोशनी कहां से होगी। रोशनी वाले ही नहीं रहेंगे तो रोशनी की क्या जरूरत है? तो ये हमारे घर का ऐसा मुखिया है ना बेटा, सूर्य हमारे सौर परिवार का मुखिया है कि वो जिस दिन जाएगा अकेले नहीं जाएगा, पूरा परिवार चलो साथ, है ना भैया? तो कोई चिंता की बात नहीं है। साहब जब तक है तब तक हम हैं, धरती है, साहब के साथ जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। क्लियर है? आगे लिखो। हाँ, क्या आप बोलो, हमसे पूछो ना। क्या चाह रहे हो कि हम रह जाए? अरे बात करो बेटा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ? नहीं नहीं, अब अपने साहब को मत बोलो भाई, अपने साहब आराम से जाएंगे, आप लोग सुरक्षित रहोगे, घबराओ नहीं। चले, सुपरनोवा के उपरांत क्या होगा बेटा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना? लेकिन सुपरनोवा के उपरांत अपने साहब तो धमक से आ रहे हैं फिर, है ना? चले, सुपरनोवा के उपरांत निम्न स्थितियां होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से। जब सुपरनोवा हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, तारा मर जाएगा, तो भी कुछ कहानी बची है क्या? तो भी कहानी बची है, और वो कहानी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मैंने ये सुना है कि जिंदा आदमी उतना खतरनाक नहीं होता। ठीक है? मरने के बाद तो कुछ सीरियल में दिखाता है, बड़े खतरनाक हो जाते हैं, है ना? भूत वूत बन जाते हैं। तो ध्यान से सुनो, तारा जब मरता है ना बेटा, तो बड़ी भयावह स्थिति में जाता है। कई कंडीशन होती है उसकी, कई, एक दिन हमने हंसी मजाक में आपको बताया था, तो फिर अब उसको ध्यान से लिखना है। और अच्छा ये लगता है कि इसके बारे में एक भारतीय ने सबसे पहले बताया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सबसे पहले बताया, और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन वो नोबेल प्राइज भारत के हिस्से में नहीं आता। जैसे मदर टेरेसा का जो नोबेल प्राइज है वो भारत की नहीं है, लेकिन आता है भारत के हिस्से में। अरे तो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला ना, तो किसके खाते में जोड़ा जाता है? भारत के। वो भारतीय है मदर टेरेसा? बिल्कुल नहीं है। तो यश चंद्रशेखर भारतीय थे, लेकिन ये खाते में गया अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका में इन्होंने अपना काम किया, तो वहीं पे उन्होंने शोध किया, सब कुछ बताया। सो ये नोबेल प्राइज जाता है अमेरिका के जिम्मे, लेकिन भारतीयों को मिला। ये सुन के थोड़ा सुख मिलता है कि एक भारतीय को मिला। तो क्या किया इन्होंने? इन्होंने बहुत कुछ किया बेटा। इन्होंने वो कर दिया, एक नया दरवाजा खोल दिया उन्होंने, एस्ट्रोफिजिक्स का एक नई विंडो खोल दिया उन्होंने कि भाई इधर देखो, इधर भी एक दुनिया है। और वहीं से वो शब्द लॉन्च हो गया जिसको आप पढ़ते हैं कंपटीशन में, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट, है ना बेटा? लिखें, पहला हेडिंग बनाओ, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। तो क्या है बेटा ये? एक दिन मैंने बताया था। तो यश चंद्रशेखर ने, सुनो, घबराओ मत, आराम आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी दिखाने से कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने बताया कि हर तारे में सुपरनोवा होगा, वो तो सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन सुपरनोवा होने के बाद उनकी परिणति क्या होगी, ये हम बता देंगे तब जब आप उस तारे का द्रव्यमान बता दोगे। तारे का मास कितना है वो अगर बताए तो हम बता देंगे कि मरने के बाद ये क्या होगा। तो उन्होंने एक लाइन खींच दी, उसी लाइन को कहा जाता है क्या बेटा? चंद्रशेखर सीमा। एक लाइन डिमार्केट कर दिया और कहा कि 1.4 ms। ms कौन? मास ऑफ सन। अरे भाई, सूर्य का भी कुछ द्रव्यमान होगा, तो सूर्य के द्रव्यमान को ही सापेक्ष मान लिया गया। अरे हमारे पास का तारा है, इसी को सापेक्ष मान लें। अब कोई तारा सूर्य से बड़ा होगा या कोई तारा सूर्य से छोटा होगा,
या सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होगा, और तो कुछ नहीं होगा ना। इस पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे होंगे, मैं सहमत हूं, लेकिन इस क्राइटेरिया पे हर तारा तो आ ही जाएगा, या तो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होगा, या तो सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा, या तो सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होगा, यही ना होगा बेटा। तो उन्होंने क्या कहा कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम होगा। 1.4 ms का क्या मतलब? 1 ms तो सूर्य का द्रव्यमान है। लो, अरे एक दिन हम आपको बताए थे तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में था कि ये तो आपको याद ही होगा, वो भी भूल गए लग रहा है। तारे का द्रव्यमान कैसे नापोगे? तराजू से नापोगे? नापने लायक है? तो उसके लिए हम लोग के पास नापना है ms। ms माने मास ऑफ सन। मास ऑफ सन माने सूर्य का द्रव्यमान। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना है बेटा? 1 ms। अब वही हो गया हम लोगों का किलो। कौन? सूर्य। तराजू के ऊपर उसी को रखेंगे। क्लियर है? तो जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms कहा गया, तो मतलब समझ पा रहे हैं, सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.5 गुना। और 1.5 होता तो 1.5 गुना हो जाता। तो जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होगा, और इसमें सन भी आता है। सूर्य भी तो एक तारा है, तो सूर्य भी तो आएगा उसी में। 1.4 एक है ना भाई, 1.4 ms से कम है। बोल नहीं रहे? और सूर्य ही क्यों, तमाम तारे होंगे जिनका द्रव्यमान 1.4 ms से कम होगा, और वो तारे जिनका द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा होगा। बोल नहीं रहे? तो या तो इधर, तो 1.4 ms से ज्यादा की तो कोई सीमा ही नहीं। ज्यादा माने तो कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 ms कुछ भी हो। तो ये तो 1.4 ms से कम हो गया। तो उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होगा, सुपरनोवा वहां भी होगा, लेकिन वे बदल जाएंगे सुपरनोवा के बाद श्वेत वामन में। व्हाइट डॉर्फ कहा जाता है, यानी सफेद रंग के एक पिंड बचे रह जाएंगे। क्लियर है? जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.5 गुने से ज्यादा होगा, सुपरनोवा वहां भी होगा। तो उन्होंने बताया कि ब्लैक होल में बदल सकते हैं। तो ब्लैक होल की अवधारणा पहली बार एस शेखर ने दिया, लेकिन मैंने बार बार आपसे कहा कि एक ही व्यक्ति सब कुछ बता दे, ये जरूरी नहीं होता। तो इस पे फिर जुट गए हमारे मित्र विद्वान लोग, और उन्होंने ढूंढ लिया वो लिमिट। कहा कि 1.4 ms से ज्यादा वाले सभी तारे ब्लैक होल नहीं बदलते। इसमें भी एक लाइन खींच दिया, और वो लाइन मिल गई हमारी ये 3.2 ms। इसको कहा जाता है TOV, टॉमलिन ओपेनहाइमर बेल्कॉफ लिमिट। कभी कभी उसको हम लोग शार्ट में बेल्कॉफ लिमिट भी कह देते हैं। पूरा नाम है इसका टॉमलिन ओपेनहाइमर बेल्कॉफ लिमिट। तीनों ने बताया कि 3.2 ms से ज्यादा जिन तारों का द्रव्यमान होगा, मोटा मोटा समझो कि सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से बड़े जो तारे होंगे उसमें भी सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा होगा, कंफर्म ब्लैक होल में बदल जाएंगे। क्लियर है बेटा? ये किस में बदल जाएंगे बेटा? ब्लैक होल में बदल जाएंगे। अब झंझट हो गई बीच वाले की। अब ये तो कंफर्म कर दिए कि ये कंफर्म ब्लैक होल में बदल जाएंगे, ये कंफर्म श्वेत वामन में बदल जाएंगे। चिंता क्यों दिख रहा है चेहरे पे? अरे हम हैं खड़े बेटा, घबरा कहां रहे हो? टेंशन वेंशन नहीं आना चाहिए, मुस्कुराते हुए पढ़ो। तो 1.4 ms से कम हुआ तो श्वेत वामन में हो गए, 3.2 ms से ज्यादा हुआ तो कंफर्म है ब्लैक होल हो गए। लेकिन झंझट तो हो गया उनका जो इसके बीच में है, इनके बारे में कोई बोलो भाई। तो कहा गया कि ये सुपरनोवा के बाद पल्सर में बदल जाएंगे। बाहर खड़ी है तो किसमें? पल्सर में। इसको वास्तव में कहा जाता है न्यूट्रॉन तारे।
क्योंकि विस्फोट इतना तगड़ा होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन ही उड़ जाते हैं, खाली न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। न्यूट्रॉन के ये पिंड होता है, 1 सेकंड में अपने एक्सिस पे 30 चक्कर लगाता है। जो पिंड बचा रह जाता है इतनी तेजी से घूमता है, आप कल्पना करो, अरे लट्टू 1 सेकंड में 30 चक्कर लगा ले तो बात समझ में आती है। इतना एक बड़ा सा पिंड 1 सेकंड में 30 चक्कर लगाता है, बड़ी हाई स्पीड से घूमता है। इसलिए बाइक वाले ने अपनी बाइक का नाम ही रख दिया पल्सर। तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रॉन तारे। तो तय हो गया बेटा, हर सीमा निर्धारित हो गई, हर सीमा में क्या होगा तय हो गया। 1.4 एमएस से कम श्वेत पावन, 1.4 से 3.2 एमएस न्यूट्रॉन तारे, 3.2 एमएस से अधिक ब्लैक होल कंफर्म। क्लियर है? तो थोड़ा सा देख लो। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन व्हीलर। 1967 में उन्होंने नाम रखा ब्लैक होल का। यानी जो ब्लैक होल नाम है उस नाम को सबसे पहले किसने दिया बेटा? जॉन व्हीलर ने दिया 1967 में। उन्होंने ब्लैक होल की अवधारणा प्रस्तुत कर दी कि ब्लैक होल नामक कोई चीज है, डिटेल में बात किया। अब ये ब्लैक होल क्या है थोड़ा सा जानो इसके बारे में। ये ब्रह्मांड के रहस्य हैं, ये ब्रह्मांड के रोमांच हैं, और सिविल सर्विसेज में घेर घार के पूछ लेते हैं। जरा इनकी डिजाइन देख लो। जॉन व्हीलर वगैरह नोट कर लेना, हम यहीं पे दिखाते ना तो किनारे दिखेगा नहीं। ये वास्तव में 3 डायमेंशनल फिगर है। वो देखते हो ना, पहले गांव में एक बार मैं देखा था, मछली पकड़ने के लिए ऐसे ही बनाए रहते हैं, है ना, कुछ उसी टाइप का, है ना। ये जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं इवेंट होराइजन। क्या कहते हैं बेटा इस लाइन को? इवेंट होराइजन कहते हैं, घटना क्षितिज। हिंदी में सिविल सर्विसेज में पूछा तो दे दिया घटना क्षितिज का संबंध किससे है। अब एक्चुअली वो ट्रांसलेट कर देते, फिर इंग्लिश जब देखा गया तो दिखा वो इवेंट होराइजन, तो समझ में आ गया कहानी क्या है। तो कोई ब्लैक होल जो होगा ना बेटा, हर ब्लैक होल छोटे बड़े भी होते हैं, अभी हम बता रहे हैं कितने बड़े होते हैं कितने छोटे होते हैं। तो ब्लैक होल की एक गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है कि इनफाइनाइट ग्रेविटेशन हो जाता है इसका। और ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है बेटा ये वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक समझते हो? एक ओर, या तो जाने का या तो आने का। ब्लैक होल को कहा जाता है कि वन वे ट्रैफिक है, ब्लैक होल की ओर सिर्फ जाया जा सकता है, वापस नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, प्रकाश भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता, खत्म कहानी। तो वो रेंज जहां से कहानी खत्म, वो वही रेंज है। यानी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो ब्लैक होल होगा उसका एक एरिया होगा गुरुत्वाकर्षण का, अनंत नहीं है, उसका एक एरिया होगा। बस वो चेतावनी देता है कि मेरे एरिया में मत आना, क्योंकि मेरे एरिया में अगर दिख गए तो नहीं रहोगे, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा आपका। वो एरिया यही है। किनारे खड़े होकर झांक लेना, लेकिन इस सर्किल के अंदर अगर बढ़ गए तो फिर कोई नहीं जा सकता, जा नहीं सकता, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, वो एक पार्टिकल नहीं रहेगा। गलती से धरती अगर आगे इसकी चपेट में है तो सेकंड में धरती नहीं रहेगी, एक धूल का कण नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो जैसे जादूगर होते हैं ना, वो कबूतर गायब, ऐसे यहां गए गायब, कोई अगर आया इसके रेंज में तो खत्म कहानी। हैवी ग्रेविटेशन होता है और आंख से नहीं दिखता। आंख से कैसे दिखता है? प्रकाश टकरा के लौटेगा तब ना। अरे मैं आपको दिख रहा हूं, क्यों भाई? प्रकाश हमारी बॉडी से टकरा, आप हमें दिख रहे हैं। जब प्रकाश लौटेगा ही नहीं तो दिखेगा कैसे? ब्लैक होल से प्रकाश भी नहीं लौट सकता,
कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं लौट सकती। एक ने कहा कि बच्चे बड़े चालाक होते हैं ना, कहा कि जब वो दिख ही नहीं सकता, महसूस ही नहीं हो सकता, तो कैसे पता लगा लिए। तो कभी कभी कुछ चीजें जो डिफाइन नहीं हो पाती तो और बढ़िया से डिफाइन हो जाती। जैसे मेरा मार्कर उठ जाए हवा में, ग्लास कोई लेके उधर हवा में ऐसे है, दिख नहीं रहा है कौन है, खाली ग्लास दिख रही है हवा में, मार्कर बोर्ड पे लगे खुद ही लिखने, तो तय है कि यहाँ कुछ तो है। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं कौन है। तो जहां कुछ नहीं है वहां भी कुछ है, क्योंकि ये घटनाएं बेवजह नहीं हो सकती। इस घटना के पीछे कोई ना कोई तो है जरूर, वो दिखे चाहे ना दिखे। तो जाहिर सी बात है ब्रह्मांड में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कर कौन रहा है? वो ब्लैक होल है जो कर रहा है। क्लियर है बेटा? इसके बारे में बहुत गंभीर विचार प्रस्तुत किया एक वैज्ञानिक थे, श्वार्ज़चाइल्ड। टेढ़ा मेढ़ा नाम है उनका, श्वार्ज़चाइल्ड वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने कहा भैया हम आपको बता रहे हैं कि कितने बड़े बड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्लैक होल का जो इवेंट होराइजन है, इवेंट होराइजन समझ रहे हो, उसकी बाउंड्री, गुरुत्वाकर्षण का एक रेंज जिसके अंदर वो धरेगा, उसके बाहर वो नहीं पकड़ने वाला। तो ये क्या है बेटा? इवेंट होराइजन, पकड़ लेगा। क्लियर है? इन्होंने बताया कि जो भी ब्लैक होल होते हैं उनका इवेंट होराइजन का जो रेडियस है, उन्होंने बता दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। कल को पूछेगा श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस का संबंध किससे है? ब्लैक होल से है। इन्होंने ब्लैक होल के रेडियस बताने के लिए अपने ही नाम का प्रयोग कर लिया, और नाम क्या रखा बेटा? श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। तो इन्होंने बताया कि ब्लैक होल का जो रेडियस होता है, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, 6 किलोमीटर से लेके, 6 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, 6 किलोमीटर से लेके 50 से ही। अलग अलग ब्लैक होल का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस अलग अलग होता है, लेकिन ये 6 किलोमीटर से लेके 50 से ही हो सके। ये तो समझ रहे हो ना? यानी पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी का 50 गुना। बड़ा सरप्राइज लग रहा हो भाई? लिख लो। लिखें, बारी बारी से लिखें। तो अभी कुछ हेडिंग बनाया है, चंद्रशेखर सीमा, हाँ लिखें। भारतीय खगोलविद या वैज्ञानिक लिख लो अगर तकलीफ हो रही तो। भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सुपरनोवा के उपरांत तारों की क्या स्थितियां होंगी पर प्रकाश डाला। तारों की क्या स्थितियां होंगी पर प्रकाश डाला, बताया। क्लियर है बेटा? तो क्या प्रकाश डाला उसको लिखना होगा। जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms, ms नहीं समझ पा रहे हो तो ब्रैकेट में जरूर लिखना, सूर्य का द्रव्यमान है ना बेटा, 1.4 ms से कम होगा। ये सब ध्यान से सुनो। जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से क्या बेटा कम होगा, वे सुपरनोवा के उपरांत, किसमें बेटा? श्वेत वामन में बदल जाएंगे। किसमें बेटा? श्वेत वामन में बदल जाएंगे। तो सूर्य किसमें बदलेगा सुपरनोवा के बाद? जाहिर सी बात है 1 ms है तो 1.4 ms से कम है। तो सूर्य में अगर सुपरनोवा होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? श्वेत वामन। वो ब्लैक होल ना बनेगा, ना न्यूट्रॉन तारा बनेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? श्वेत वामन। ऐसे बहुत तारे हैं। अगला लिखो बेटा, न्यूट्रॉन तारे।
पल्सर ब्रैकेट में जरूर लिख लेना। वे तारे जिनका द्रव्यमान, वे तारे जिनका द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक तथा 3.2 ms से कम होगा। 3.2 ms से क्या बेटा कम होगा, वे सुपरनोवा के उपरांत न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अपने अक्ष पर, एक्सिस पर अत्यधिक तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं। ये अपनी एक्सिस पर अत्यधिक तीव्र गति से क्या करते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं। अब वो तीव्र कितना है ये आइडिया आपको नहीं लग पा रहा होगा, लेकिन मैंने बताया था ना कि 1 सेकंड में 30 चक्कर, बड़ी भयानक स्पीड है ना बेटा। देखें, इन्हें हम पल्सर के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को हम लोग न्यूट्रॉन तारा कहें या क्या बेटा पल्सर कह दें। अगला लिखो TOV, सीमा। ये भी एक लिमिट है बेटा। पूरा नाम तो लिख ही डालो, टॉमलिन अच्छा एक बात, ये एक नाम नहीं है, ये 3 नाम है। एक तो टॉमलिन है, एक ओपेनहाइमर है और एक बेलकाफ है। ये 3 लोगों ने मिलकर काम किया। तो पहला क्या लिखा बेटा, टॉमलिन, कामा कर दीजिए, ओपेनहाइमर हो गया, फाइनर नहीं, हल वाला ओपेनहाइमर, कामा बेलकाफ, सीमा। अथवा बेलकाफ सीमा के नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम तो है ही है, बेलकाफ सीमा भी कह दिया जाता है, अथवा बेलकाफ सीमा के नाम से जाना जाता है। तो क्या है बेटा, लिख लो जरा शब्दों में। जिन तारों का द्रव्यमान, जिन तारों का द्रव्यमान 3.2 ms से अधिक होगा, ठीक है, वे सुपरनोवा के उपरांत ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो अभी घबराइए मत, थोड़ा ब्लैक होल के बारे में लिखना पड़ेगा, कंपटीशन पूछ रहा है बहुत। तो ब्लैक होल का नाम किसने दिया, जॉन व्हीलर ने। कब दिया बेटा, 1967 में उन्होंने इसका नाम दे दिया ब्लैक होल। इस तरह की चीजें हैं, ये तो जानते थे लोग, लेकिन जो नाम आजकल प्रचलन में आ गया ब्लैक होल, ये उनका दिया हुआ नाम है। तो लिख लें, ये भी काम की सूचना है, लिखें। 1967 में जॉन व्हीलर ने 1967 में जॉन व्हीलर ने इसे ब्लैक होल का नाम दिया। देखो, ब्लैक होल के बारे में पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं बेटा।
ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में हमारी जानकारी ही नहीं है कुछ, उनके बारे में क्या पढ़ाया जाए। लेकिन एक बात समझ लेना, ब्लैक होल वो फिनोमेना है जहां धरती के विज्ञान के हर नियम के चिथड़े उड़ जाते हैं, परखच्चे उड़ जाते हैं। ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में सब गया भाड़ में। वहां भौतिक के सारे नियम ठेंगे पर होते हैं, कोई नियम ही नहीं होता, विज्ञान के परखच्चे उड़ जाते हैं, वहां सब चीज गायब हो जाती है। आपने पढ़ा होगा ना कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, वहां कहाँ जाती है पता नहीं। अच्छा शब्द बोला, पता नहीं, वो पता ही नहीं है कुछ क्या हो रहा है, तो अभी अज्ञानता है बेटा। तो वो कहाँ लेके जाता है जरा ये समझे। किसी को अगर इस रेंज में पकड़ा, किस रेंज में, इवेंट होराइजन में, उसको सीधे लेके आएगा यहां, जो एक बिंदु है, और इसको ज्योग्राफी में कहा जाता है पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। वहां पे आपने लिखा था सेंटर ऑफ सिंगुलरिटी। तो इसको कहते हैं कि एकात्मकता का बिंदु, वो एकात्मकता का केंद्र था। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। तो सिविल सर्विसेज में जानते हो क्या पूछा था, बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था। उसने कहा था कि इवेंट होराइजन का संबंध किससे है। देखना किसी साल के पेपर में होगा, मुझे वर्ष नहीं याद, एक बच्चे ने मुझसे पूछा क्लास में। तो विकल्प में, जानते हो विकल्प देके वो आपसे कहलवाएंगे ना हम क्या कहलवाना चाहते हैं, तो विकल्प निर्धारित करेगा कि क्या कहना है। तो विकल्प उसने दिया था पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। तो इवेंट होराइजन का संबंध पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। कुछ और भी कहलाना चाहते तो कहवाते, लेकिन इवेंट होराइजन का मतलब क्या, एक ब्लैक होल का एरिया जहां उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभावी रहता है, यानी जिसके अंदर की चीजों को वो कभी वापस जाने नहीं देगा, और जिनको धरेगा उनको दंडनाते हुए लेके चला आएगा पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। तो लिख ले, डायग्राम बना लो तो अच्छा रहेगा ना, ज्योग्राफी में सब जरूरी है। टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना लो, बस ये है कि आपको घर पे समझ में आ जाए। चलो बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस ये है कि आप समझ पाओ क्या है। उल्टा शंकु समझो, एक शंकु होता है ना, बस उसका उल्टा समझ लो। तो जो जो मैंने लिखा है वो लिख लो। जो बाहर का उसका एरिया दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, इवेंट होराइजन या घटना क्षितिज, हिंदी में लिख लो। अब क्षितिज तो हम लोग वो कहते हैं बेटा जहां से सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है। तो सूर्यास्त होता है तो कहते हैं ना क्षितिज से सूर्य डूब रहा है, क्षितिज से ही निकलता है। सागर में देखोगे, कभी समुद्र यात्रा पे रहो तो पानी में से निकलेगा, पानी में डूब जाएगा। तो उसमें वाटर का जो लेवल है वही क्षितिज बना हुआ है, उसी से ऊपर निकलेगा, उसी से नीचे चला जाएगा। आगे बेटा, इसको हिंदी में लिख लो, एकात्मकता का बिंदु। एक ने कहा सर कितना ऐसा गुरुत्वाकर्षण होता होगा, अरे हम ही सबसे बड़े वैज्ञानिक दिख रहे धरती पर, किसी वैज्ञानिक की औकात ही नहीं कुछ बताने की। एक ने कोशिश किया, कहा कि इसकी डेंसिटी लगभग इनफाइनाइट होती है, यानी यहां अगर आप किसी पदार्थ की कल्पना करें कि फलाने पदार्थ से बना हुआ हो तो उसका घनत्व इनफाइनाइट, और अगर घनत्व इनफाइनाइट तो फिर ग्रेविटेशन भी इनफाइनाइट। अरे भाई अगर डेंसिटी उसकी इनफाइनाइट हो गई तो डेफिनेटली ग्रेविटेशन भी इनफाइनाइट हो जाएगी। एक ने कहा फिर भी कुछ ऐसा बताएं कि हमको समझ में आए थोड़ा सा। एक ने समझाया, कहा कि अगर ब्लैक होल का एक चम्मच पदार्थ मिल जाए, 1 टीस्पून, तो धरती पे कम से कम कई हजार हाथियों के वेट के बराबर होगा, जस्ट 1 टीस्पून। तो उसकी डेंसिटी इतनी हैवी है, पदार्थ भारी अपने मास से नहीं होता,
रुई इतनी ढेर सारी होती है, कहाँ भारी होती है, लेकिन उतना लोहा रहेगा तो फिर तो आफत हो जाएगी। तो डेंसिटी किसी चीज को भारी बनाती है ना बेटा। उसके एक चम्मच में ही इतने पदार्थ हैं कि हजारों हाथियों के वेट के बराबर होगा। एक कल्पना है, क्योंकि पदार्थ कौन जाएगा लाने भैया, ठीक है, ये तो संभव ही नहीं है लिटरली, लेकिन एक कल्पना की बात है। इतना जरूर समझना कि बहुत अजीब सा एक माहौल है, जिसपे आज भी कौतूहल है, आज भी रहस्य है, आज भी रोमांच है। लेकिन एक बात तय है बेटा कि हर आकाशगंगा में थोक के भाव में है ये, और हर आकाशगंगा का जो सेंटर है वहां एक सुपर मासिव ब्लैक होल है, एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, और बीच बीच में स्टेलर ब्लैक होल है, छोटे छोटे ब्लैक होल है। और ब्लैक होल वही है कि बस इंतजार करते हैं कोई तो आ जाओ मेरे रेंज में, खेल खत्म। क्लियर है? कुछ समझ आया? पल्ले पड़ा? आगे लिख लें स्वॉर्ड चाइल्ड रेडियस, हेडिंग बना लीजिए उसी में छोटा सा, स्वॉर्ड चाइल्ड रेडियस। हाँ लिखें। अब ये नाम है बेटा स्वॉर्ड चाइल्ड, वैज्ञानिक का नाम है, कई दफा बता चुके। इन्होंने बताया कि ब्लैक होल की त्रिज्या, इन्होंने बताया कि ब्लैक होल की त्रिज्या 6 किलोमीटर से लेकर 50 AU के मध्य तक हो सकती है। पचास क्या बोले थे? AU उस दिन नहीं आए थे, AU की जगह पे फिर DU हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाएगा, है ना। तो क्लास में रहिए अगर पढ़ना है तो, और नहीं तो जो तरीका है पढ़ने का ना, वो आपको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। मैंने आपको बताया था ना कि IAS बनने के लिए 2 साल बहुत है, और नहीं तो 7 जन्म कम है। और मुझे नहीं पता कौन वाला जन्म चल रहा है आपका, ठीक है, मैं जोशी नहीं हूँ। तो क्लास में बने रहिए अगर पढ़ने की इच्छा है, और नहीं तो तमाशा अगर करना है तो करिए ना, रोक कौन रहा है ना। वो तो हम चौंक गए 50, मैं समझ गया कि उस दिन ये नदारत है, और नदारत है तो वीडियो उपलब्ध है, उसको थोड़ा सा कष्ट उठा लिए होते, उसको देख लिए होते ना, वो भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, मनमर्जी से तैयारी करेंगे और बनेंगे तो IAS, उसे छोटी नौकरी गंवारा नहीं है, मंजूर नहीं है। तो इसे सब हो जाता ना तो पूरी दुनिया ही IAS होती है ना बेटा, मेहनत करिए। जी बेटा, नहीं फायदा है ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि अब सपने तो IAS के ही है ना सबके। चले आइए आगे बढ़े। तो कहाँ तक बोला बेटा? 6 किलोमीटर से लेके 50।